हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर हम पूरी तरीके से अब खत्म कर चुके हैं और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, उसका एक छोटा सा रिवीजन आज के लेक्चर में मैं लेने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर याद रखना है। अगर हम उनको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर याद रखेंगे तो हमारा काफ़ी समय बचेगा। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। बट उससे पहले सबसे पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था। डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स, है ना, तो उसका क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है जी ऑफ एक्स प्लस सी। और इसमें जब मैं लिमिट्स प्रोवाइड करूंगा, लिमिट्स लगाऊंगा, तो क्या आइडिया होता था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो जहां जहां दुनिया में एक्स है वहां वहां मैं अपर लिमिट लगाऊंगा जी ऑफ बी और प्लस सी। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस जी ऑफ ए प्लस सी, ये हो गया लोअर लिमिट। तो प्लस सी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, तो इससे मैंने ये सीखा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखने की जरूरत कभी हमें होती नहीं है। कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं होता है। ठीक है, और बेसिकली इंटीग्रेशन के नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ये होती है लोअर लिमिट और इसको पढ़ते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है, आइडिया क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, इंटीग्रेट करिए और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, है ना। दुनिया में जहां जहां वेरिएबल है उसको अपर लिमिट से चेंज करिए, माइनस लोअर लिमिट से चेंज करिए, है ना। तो ये तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल या फंडामेंटल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, ये बेसिक था। उसके बाद मैंने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको कई क्वेश्चन करके बताए थे, कई क्वेश्चन जिसमें प्रॉपर्टीज यूज नहीं होती थी, सिर्फ क्या करना होता था, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करना होता था और बाद में जो भी हमारा आंसर आता था उसके बाद हम लिमिट्स प्लेस कर देते थे। वो तो बहुत ही आसान चीज है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह ही उसको ट्रीट करके बाद में लिमिट्स लगा दी। फिर हमने जो नया टॉपिक पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, वो मैंने आपको बताया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली 4 मार्क्स का सवाल वहां से आ जाता है एज अ लिमिट ऑफ सम। अब आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम में हमने देखा था कि अगर हमें किसी कर्व का एरिया निकालना है, ठीक है ना, अगर कोई कर्व है और उसका एरिया निकालना है तो किसी कर्वेचर का एग्जैक्ट एरिया तो हम बता नहीं सकते। तो हमने क्या किया था, उसको n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स में बांट दिया था और हर एक स्ट्राइप की विड्थ हमने सेम रखी थी। हर एक स्ट्राइप की विड्थ सेम थी। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा बी है। इस पॉइंट पे फंक्शन ये ए है, ये बी है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए होगी, इस पे एफ ऑफ बी होगी और यहाँ पर n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स थी, है ना। और हर स्ट्राइप की विड्थ सेम थी। तो मैंने आपको बताया था h इज इक्वल्स टू गिवन बाय b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। एन क्या था यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइप्स, है ना। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, आज रिवीजन चल रहा है। तो फिर हमने ये सीखा था कि अगर हमें ए से लेकर बी तक फंक्शन का एरिया निकालना है तो क्या हो गया, हर एक स्ट्राइप रेक्टेंगल को मेंशन, रेक्टेंगल बता रही है यहाँ पर, तो हर स्ट्राइप की विड्थ सेम है। विड्थ होगी आपकी कितनी, h, है ना। और लेंथ क्या होगी, लेंथ ये हो गई फंक्शन की, इस पॉइंट पे वैल्यू एफ ए। नेक्स्ट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो ऐसे हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर a फिर a प्लस एच, फिर फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में a प्लस एच है, थर्ड टर्म में a प्लस 2h है, फोर्थ में a प्लस 3h है, तो nth टर्म में क्या होगा, n माइनस 1 होगा एंड सो ऑन टिल h इंटू एफ ऑफ a। ये बिल्कुल एक ही की तरह है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी nth टर्म ऐसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आके क्या आएगा, f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on till f of a plus n minus 1 into h, ऐसा आ जाएगा। फिर इसको हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट। अच्छा, मैंने आपको बताया था विड्थ, विड्थ क्या होती जाएगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइक्स होंगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइक्स होंगी
जितनी ज़्यादा स्ट्राइप्स लगाओगे, जितनी ज़्यादा स्ट्राइप होती जाएगी विड्थ उतनी छोटी होती जाएगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइप्स उतनी ही छोटी विड्थ, ठीक है ना। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर h टेंड्स टू 0 समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 गोज टिल n f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। बस यही तो है हमारा, है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटीग्रेशन है a से लेकर b f x dx का, ठीक है। ये हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ सम में। और इसके लिए आपको नेचुरल नंबर की सीरीज, नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज, नेचुरल नंबर के क्यूब की सीरीज और कुछ लिमिट के एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए, तो आप इजीली ये सवाल कर सकते हो, है ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर h टेंड्स टू 0। अच्छा, एक चीज हम लिखना भूल गए, यहाँ बाहर h भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनटू h, है ना, यहाँ h से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर h टेंड्स टू 0, h मल्टीप्लाई बाय समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 गोज टिल n f ऑफ a प्लस आर एच। जब r 0 डालोगे तो f ऑफ a आएगा, जब r 1 डालोगे तो f ऑफ a प्लस h आएगा, जब r 2 डालोगे तो f ऑफ a प्लस 2h आएगा, n के लिए f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, वहां से आपको कंफर्म एक सवाल तो जेई मेन में आएगा ही आएगा, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज। तो क्या प्रॉपर्टीज थी वो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, a से लेकर b तक किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर x वेरिएबल है और लिमिट्स अगर सेम है, तो अगर t वेरिएबल हो गया या p वेरिएबल होगा तो भी उसके इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है लेकिन लिमिट सेम है तो। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, a से लेकर b तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और अगर आपको लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज करनी है तो बाहर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है। ये b से लेकर a f ऑफ x dx हो जाएगा। लिमिट्स की पोजीशन अगर इंटरचेंज करनी है, लोअर को अपर से, अपर को लोअर से, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a से लेकर b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करिए, दोनों लिमिट्स का सम माइनस x, है ना, दोनों लिमिट्स का सम यानी a प्लस b माइनस x, है ना। तो f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स a से लेकर b, या f ऑफ a प्लस b माइनस x का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स a से लेकर b, से नहीं आएगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन थी। वो बोलती थी कि अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ a है, तो बिल्कुल थर्ड प्रॉपर्टी की तरह आप इसको ट्रीट करो, 0 प्लस a माइनस x दैट इज a माइनस x, तो 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx, ये होती थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ से हमने क्या सीखा था कि हम जर्नी को ब्रेक करके कहीं हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हम टुकड़ों में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जगह बीच में आनी चाहिए। जैसे हमें सतारा से मुंबई जाना है तो हम सतारा से पूना एक बस में जा सकते हैं और फिर पुणे से मुंबई दूसरी बस में जा सकते हैं ना। तो अगर हमें a से लेकर b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, a से लेकर c f ऑफ x dx प्लस c से लेकर b f ऑफ x dx, प्रोवाइडेड दिस c मस्ट लाई बिटवीन a से लेकर b के बीच में c आना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी का जनरली यूज कहाँ आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, है ना। इस टाइप के फंक्शंस को इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ थी, ठीक है। फिर लास्ट टू प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स हमारी क्या बोलती थी हमें कि इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट, माइनस a से लेकर a f x dx का इंटीग्रेशन करना है ना। तो ये दो रिजल्ट देता था आपको, ये दो रिजल्ट देता था। कैसे, ये बोलता था कि वो सीधा ही 0 हो जाएगा अगर f x ऑड है तो,
कोई भी फंक्शन ऑड कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, ठीक है, और वाइस वर्सा। और वो हो जाएगा नीचे 0 ऊपर a बाहर 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इवन। और कोई भी फंक्शन इवन कब होता है, जब उसको मैं माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर दूं तो उसको कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो ये था इवन और ऑड की प्रॉपर्टी जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। और लास्ट प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा था, प्रॉपर्टी नंबर 7 से। प्रॉपर्टी नंबर 7 ने हमें ये सिखाया था कि अपर लिमिट को आप हाफ कैसे बना सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 का इस्तेमाल हम जनरली तब करते हैं जब हमें अपर लिमिट को आधा बनाना हो, है ना। अपर लिमिट को हाफ बनाने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज किया जाता है। और वो 7th प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि 0 से लेकर 2a तक अगर हमें एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर a, 0 से लेकर x, मतलब ये हाफ हो जाएगा, बाहर 2 हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, तो डायरेक्टली वो 0 हो जाएगा। जबकि जनरली ये वाली काम होती नहीं है, काम यही आता है ना, 99% केस में काम आपको यही आएगा जब उसको हाफ बनाना होगा, ठीक है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी विद प्रूफ। ध्यान से इसका प्रूफ भी देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ पूछते हैं, तो प्रूफ भी अच्छे से देख लीजिएगा। और एक और खास बात, हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल कर रहे हो, तो अभी से आप हैबिट लगाइए आई इज इक्वल टू, जब भी फाइनल आंसर आए आई इज इक्वल टू ये लो π/2 आंसर, है ना। आई जरूर लिखिए, है ना, क्योंकि आई का काफी यूज आएगा आपके। कभी कभी आपने देखा होगा 2i हो जाता है ना, बगल में इधर से भी आई आ जाता है, फिर इधर जाके 2i हो जाता है ना। तो आई का यूज काफी होता है, तो आई हमेशा लिखिएगा। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करने के बाद हमने क्या पढ़ा, 2 टॉपिक्स पढ़े जो हमारे जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। एक तो था रिडक्शन फार्मूला, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इजी है। उस रिडक्शन फार्मूले की हेल्प से हमने ये सीखा कि साइन और कॉस की हायर पावर, नेचुरल पावर्स अगर होंगी 0 से π/2 तक, तो उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, वो था न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम। तो न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम की मदद से हमने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, यानी किसी भी इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम की मदद से हम वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है न्यूटन्स लेबनिट्ज थ्योरम में, कोई फंक्शन होगा और लिमिट्स जो होंगी वो दूसरे फंक्शन की होंगी, तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, अलॉन्ग विद फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लिमिट्स, है ना। लिमिट के कुछ एग्जांपल के मीडियम से भी मैंने उस टॉपिक को कवर कराने की आपकी कोशिश की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम हमें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरी समरी थी हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से, जो मैं आपको एक एक करके बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज के साथ। वो लास्ट 2 जो थी, रिडक्शन एंड न्यूटन लेबनिट्ज, वो मैंने नहीं करवाई क्योंकि वो मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये था हमारा समरी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इस टॉपिक से। इस टॉपिक पे अगर कमांड हो गया तो आप समझ लीजिए 1-2 क्वेश्चंस आपके जेईई मेन में फिक्स हो गए, आप वो क्वेश्चन फिर गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, और कहीं पे भी डिफिकल्टी फेस करें या किसी प्रॉपर्टी को समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, या किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या किसी क्वेश्चन को करते वक्त किसी ऐसी स्टेप में आप उलझ गए जहाँ से आगे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो वो सब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इस टॉपिक से, बेसिकली ये जो बात मैं आपको बताऊंगा वो हर जगह लागू होगी फिर, है ना, हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप इस चीज़ को। तो वो ये है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम में इफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ 1/x is given in a problem, in a question या in a problem,
and you need to find f of x, ठीक है। अगर एफ एक्स एंड एफ ऑफ 1/x ये दोनों चीजें एक क्वेश्चन में दे रखी है और आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। सो यू नीड टू एलिमिनेट, you have to eliminate f of 1/x। और ये कैसे एलिमिनेट होगा? तो चलिए एक क्वेश्चन के मीडियम से इसको सीख लेते हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट बातें जब हम कर रहे हैं तो ये भी एक बात कर लेते हैं। तो आई होप स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन के मीडियम से इसको हम समझ लेते हैं। तो हमें दे रखा है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x is equals to 1/x minus 2x। of course x is not equals to 0, otherwise 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछा है देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx विद इन द लिमिट 1 से लेके 2 क्या होगा, ठीक है। और 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, मैं अभी एक क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऑप्शन से हम क्या करेंगे, है ना, पहले ये सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है 2f(x + 3f of 1/x = 1/x minus 2x। तो फाइंड कीजिए 1/2 f of x dx। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन से f of x लेके आना है। तो ये एक इक्वेशन तो मेरे पास है, मान लीजिए मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब मेरे को दूसरी इक्वेशन खुद तैयार करनी है, दूसरी इक्वेशन आपको खुद प्रिपेयर करनी है, और दुनिया में जहां जहां x है वहां 1/x से उसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस x बाय 1/x, ये एक प्रोसीजर है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जहां जिस क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ 1/x गिवन हो तो आप ऐसे एलिमिनेट करोगे। एक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, दूसरी से आप x को 1/x से रिप्लेस करोगे। तो ये कैसा बनेगा, देखो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f of 1/x, है ना भाई, इसको 1/x से रिप्लेस करोगे, प्लस ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f of x 1/x डिवाइडेड बाय 1/x क्या हो जाएगा x, है ना, इज इक्वल टू ये 1/x हो जाएगा x और ये 2x हो जाएगा 2/x, ठीक है। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब यार मुझे क्या करना है, मुझे ये f of 1/x एलिमिनेट करना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, क्या करूँ जो एलिमिनेट हो जाए। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बन जाएगा, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो अब मैं कर रहा हूँ, देखो क्लास 10 में जो हम करते थे ना वही कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4f of x प्लस 6f of 1/x इज इक्वल्स टू कितना, 2/x माइनस 4x², 2/x माइनस 4x²। ये हुआ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 1 को। अब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है मुझे, 6 टाइम्स ऑफ f of 1/x प्लस 3 3 जा 9 of fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 2 6/x, ये हो रहा है, ठीक है। क्या अब आप f of 1/x एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल, माइनस कर देंगे अब हम इसको। ये लीजिए यहाँ माइनस का साइन लगा देता हूँ। तो माइनस करने पर इसको इससे माइनस करो या इसको इससे करो, तो 9fx माइनस 4fx बन जाएगा 5f of x इज इक्वल्स टू
6f(1/x) ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है हमने। ये 4x² क्यों लिखा यार, 2/x इंटू 2, 4x ही आएगा बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे सिर्फ 4x आएगा, 4x² नहीं आएगा, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, बाकी सब ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9f(x - 4f(x) = 5f(x) और 3x यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 3x - 6/x - 2/x + 4x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा माइनस करने पे। हम इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। सो ये हो गया। अब देखिए 3x + 4x is 7x, -6/x - 2/x is -8/x और यहाँ से 5f(x), ठीक है, ऐसा। सो आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। सो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा मेरा 7/5 into x minus 8/5 into 1/x, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा fx, ये रहा fx, इसको डाल दीजिए यहाँ पर और इंटीग्रेट कर दीजिए 1 से लेकर 2 तक। तो ये लीजिए 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, dx लगा दीजिए यहाँ पर, है ना। सो ये हो जाएगा अब 7/5 बाहर है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, तो 7/5 बाहर, x²/2 विद इन द लिमिट 1 से लेकर 2, है ना। 7/5 कांस्टेंट है, ये बाहर हुआ, x का इंटीग्रेशन x²/2 हुआ, -8/5 बाहर है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, विद इन द लिमिट्स 1 से लेकर 2, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब तो हो गया ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा, 7/5 x² की जगह 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 4/2 is 2, है ना। अपर लिमिट आ गई 2, माइनस 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2, ये आ गया ऐसा, माइनस यहाँ log 2 - log 1, log 1 0 होता है तो सिर्फ log 2 रह जाएगा, तो -8/5 into log 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 7/5 × 2 - ½ ये हो जाएगा 3/2, है ना, 3/2 into 7/5, 21/10, 21/10 -8/5 log 2, ये ऐसा आंसर आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली अब आप कर सकते हैं कि जब भी किसी प्रॉब्लम में, जब भी किसी क्वेश्चन में रादर अगर हमें f(x) और f(1/x) गिवन होगा तो आपको f(1/x) कैसे भी करके एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद तो फिर fx आ जाएगा और जैसे ही fx आ जाएगा तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हमें याद रखने हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया fx और f(1/x) वाला, वहाँ पर f(1/x) को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो मैंने आपको बताया। तो अब आप उस चीज़ को अप्लाई हर जगह कर सकते हैं, सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही नहीं, और भी जगह अगर कहीं पर आपने देखा फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल 1/x, तो आपको अगर 1/x एलिमिनेट करना है तो अब आप वो कर सकते हैं। उसके बाद कुछ साधारण प्रॉपर्टीज जो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर याद रखेंगे कि 0 से लेकर 90 तक sin x को और cos x को रहने के लिए कितनी जगह लगती है, 1 स्क्वायर यूनिट। तो 0 से लेकर n पाई तक, यहाँ मैंने मॉड लगाया क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, 0 से लेकर n पाई तक मॉड sin x या 0 से लेकर n पाई तक मॉड cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 times of n, है ना, ये भी याद रहे। और तीसरी चीज log sin x या log cos x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक log sin x या log cos x का इंटीग्रेशन -π/2 log 2 होता है। इसी तरीके से अगर आप ये याद रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं कि 0 से लेकर π/2 तक log tan x का इंटीग्रेशन हमेशा और हमेशा 0 होता है। तो ये रिजल्ट्स आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर अगर याद रखेंगे तो हमारा समय काफी बचेगा।
ठीक है, तो ये सारी बातें थी डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है इस चैप्टर के लिए, जितना बेस्ट, जितना मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको इस टॉपिक पर डिलीवर कर सकता था वो मैंने किया। जो जो इम्पोर्टेंट है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने आपको बताया, एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो भी मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और डाउट कहीं पे भी आए तो मैं हूँ ही आप लोगों के लिए, कभी भी मुझसे आप अपने डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा, हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज एरिया अंडर द कर्व्स। So thank you so much for watching. Have a nice day and I will see you guys in the next lecture.